Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to discuss unit number 4, equations and inequalities, another very important and easy chapter of general mathematics. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को और फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज़ को. कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इजी क्वेश्चंस आपके एंड पे वो मैं छोड़ दूंगा. सबसे पहले हम इक्वेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. क्या कहता है? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट सेज दैट टू गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर इक्वल. इक्वेशन आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर इक्वालिटी की एक साइड पे जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी. फॉर एग्जांपल, x + 2 = 3, 3x² + 2x - 6 = 0, x² + y² = z². ये तमाम आपके पास क्या हैं? इक्वेशंस की एग्जाम्पल हैं. इस तरह की एग्जाम्पल्स आपने देखी भी होंगी. जिस तरह पहली एग्जाम्पल ये एक लीनियर इक्वेशन को जाहिर कर रहा है, फिर दूसरी इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक है और फिर तीसरी भी आपके पास क्वाड्रेटिक है इन 2 वेरिएबल्स यानी सेकंड डिग्री है. फिर इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वेशंस को हम देखते हैं, जिसके अंदर पहली प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें आपकी बुक के अंदर मेंशन है, मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ. एडिशन ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स डज नॉट अफेक्ट द इक्वेशंस. आपके पास अगर आप एडिशन करते हैं सेम नंबर की दोनों साइड्स के ऊपर इक्वालिटी की, तो वो आपके पास क्या करती है? इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करती, यानी इक्वेशन चेंज नहीं होगी. सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स. इसी तरीके से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है. बोथ साइड्स इफ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, अगर दोनों ही साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए एक्सेप्ट 0, वो भी अफेक्ट नहीं करेगी इक्वेशन को. बोथ साइड्स कैन बी स्क्वायर्ड. स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स कैन बी टेकन इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव. स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया जा सकता है अगर दोनों साइड्स क्या हैं? आपके पास पॉजिटिव हैं. रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स कैन बी टेकन. तो ये तमाम बातें आप अपने क्वेश्चंस के साथ इसको सॉल्व करते आए हैं और आप लोगों ने ये चीजें अटेम्प्ट भी की हैं. आगे देखते हैं तो हमारे पास आ जाती है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस. आपके पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएं इन 2 वेरिएबल्स x और y या a और b, तो उसको आपको सॉल्व करना आता है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, चाहे आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से करें. तो इक्वेशंस आर सॉल्व टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दे कंटेन. और उनको क्यों सॉल्व किया जाता है? ताकि हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली अ वेरिएबल एट लेफ्ट साइड एंड अ नंबर एट राइट साइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. कोई भी आपके पास सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कब कहलाएगी? जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल एक तरफ हो और उसका एक डिजिट जो उसकी वैल्यू है वो दूसरी तरफ हो. फॉर एग्जांपल 2x + 4 = 10 है, तो इसके अंदर 4 उस तरफ चला जाएगा, 10 - 4 दैट इज 6, और फिर 2 उस पर डिवाइड हो जाएगा. तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? x = 2 आ जाएगा. तो x = 2 के अंदर ये x वेरिएबल है और 2 उसकी वैल्यू है, यानी 2 अगर आप इसके अंदर प्लेस करते हैं 3 इसके अंदर प्लेस करते हैं तो 3 × 2 6 और 6 + 4 कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा. तो जो आपके पास वैल्यू आती है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए. तो इसी तरीके से डिग्री ऑफ इक्वेशन को देखें. द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री. आपके पास हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगी किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की, वो उसकी डिग्री कंसिडर होगी. एग्जाम्पल 5x5 + 4x² - 4x + 3 अगर आप देखें तो इसके अंदर एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा किसका है? वो 5x⁵ उस एक्सप्रेशन का है. तो इस लिहाज से मेरे पास इस इक्वेशन की या इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? वो 5 होगी. मज़ीद अगर हम देखते हैं इसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी मैट्रिक में सॉल्व किया हुआ है और एफएससी में भी सॉल्व किया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0. ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. एग्जाम्पल x² + 1 है, 3x² + 4x + 2 = 0 है, जिसके अंदर x² का जो कोफिशिएंट है वो a कंसिडर होता है. 4x के अंदर जो 4 है वो x का कोफिशिएंट है जिसको b कहते हैं, और जो अलोन पड़ा हुआ है 2 उसको हम c कंसिडर करते हैं. तो इसके अंदर कहने का ये मकसद है कि a = नहीं हो सकता, वेयर b एंड c कैन बी = 0. क्वाड्रेटिक फार्मूला, एज यू ऑल नो दैट x = -b + - square root of b² - 4ac/2 है. यानी कि
हमें यहाँ से ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसके अंदर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका एक रूट या एक सोल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है यानी x है तो उसके हमारे पास दो रूट्स आएंगे यानी दो सॉल्यूशंस आएंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। जितनी डिग्री होती जाएगी ज़्यादा उतने ही आपके पास रूट्स होते जाएंगे। तो एक आपके पास क्या होगा, नीचे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ एक प्लस के साथ रूट आएगा और एक माइनस के साथ रूट कंसिडर होगा। तो ये तमाम बातें स्टूडेंट्स आप लोगों को अपने एंड पे पहले से ही पता है और ये बुक के अंदर भी मेंशन है। कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस आपको दे देता है टू वेरिएबल्स के अंदर तो उसको आपने सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको पता है। कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर बुक विच इज क्वाइट इजी, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस 35 इक्वल टू 0 एंड माइनस 7 इज वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू बता दें। तो इसका अगर एक सोल्यूशन क्या है -7 है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस 35 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। अब उसका एक रूट वो बता रहा है यानी एक सोल्यूशन जो है, रूट बेसिकली क्या करता है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो -7 इज वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो कि मैं इसके अंदर प्लेस करूंगा और वहां से मैं इजीली आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। तो -7 का स्क्वायर प्लस -7 इनटू सी -35 इक्वल टू 0। बिकॉज हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी रूट किसी भी इक्वेशन के अगर आंसर्स या रूट आते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जब हम उसके अंदर दोबारा पुट करें तो इक्वालिटी की दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे C अननोन है तो इस वजह से हम C को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। ये 49 हो गया, -7C हो गया और -35 हो गया इक्वल टू 0। 49 माइनस 35 करेंगे दैट बिकम्स 14 और इक्वल टू 7C हो जाएगा विच इज यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। सो लेट्स सी कि हमारे पास राइट आंसर क्या बनता है विच इज डेल्टा और वही राइट आंसर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपकी बुक में भी मेंशन है, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है और उसी को यूज करते हुए आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन सी है, 1 2 7 मार्क करते जाएं और 12 से 16 अपनी बुक के क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हैं, कुछ लीनियर से भी रिलेटेड हैं, तो वो आप मार्क कर लें और उसके अंदर आप वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। वो भी बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया था एक्सपोनेंट से रिलेटेड। 64 रेज टू पावर a प्लस b है विच इज इक्वल टू 32 रेज टू पावर a प्लस 2b। तो a की वैल्यू बता दें। अब a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b ही आएगी। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास बेसिस को अगर हम सेम कर लें तो उनकी पावर्स को इक्वालिटी की दोनों तरफ अगर हों तो इक्वेट किया जा सकता है। 64 2 रेज टू पावर 6 होता है मेरे पास और ये a प्लस b है, और ये 2 रेज टू पावर 5 होता है और होल रेज टू पावर a प्लस 2b हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई है कि a रेज टू पावर m हो और होल रेज टू पावर n हो तो विच इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसी तरीके से इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज 2 और ये 6a हो जाएगा और प्लस 6b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 5a हो जाएगा और प्लस 10b हो जाएगा। बेसिस सेम हो गई स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन टास्क था वो फुलफिल हो गया। तो हम क्या करते हैं 6a प्लस 6b इक्वल टू किसके कर लेते हैं 5a प्लस 10b। अब हमारा क्या मेन टास्क है कि हमने a इन टर्म्स ऑफ b बताना है, यानी वो a को एक तरफ रखना है और b को एक तरफ रखेंगे। तो यहां से अगर आप देखें 6a माइनस 5a करेंगे तो वो a ही हो जाएगा और ये 6b उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और 10b माइनस 6b वो कितना हो जाएगा 4b। तो a इज इक्वल टू 4b इसका आंसर होना चाहिए विच इज प्रेजेंट इन अल्फा, और वही राइट आंसर है। क्वेश्चंस आर इजी और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 19 से 24 जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे और मजीद कुछ सॉल्विंग इक्वेशंस भी आएंगी, और 28 भी मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
which is quite easy. वो कह रहा है if s square plus t square equal to 0, what is the value of s square minus t square? अब अगर आप गौर करें तो s square और t square कोई से भी दो नंबर्स ऐसे ले आए, s और t को सपोज करें और फिर उनका स्क्वायर लें, फिर उनका सम करें कि आपके पास आंसर 0 है। अगर आप 1 करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वो 2 हो जाता है, -1 करते हैं देन अगेन वो आपके पास 2 वैल्यू जनरेट कर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ s और t की मेरे पास एक वैल्यू ऐसी हो सकती है दैट इज इक्वल टू 0, यानी s और t दोनों ही आपके पास अगर 0 हो तो फिर उनका स्क्वायर करें और फिर उनको ऐड करें तो वो हर हाल में 0 आंसर देंगे। इसी लिहाज से वो पूछ रहा है s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या बनेगा, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, वो भी आपके पास आंसर क्या बनाएगा, चार्ली ही बनाएगा, दैट इज 0। तो क्वेश्चंस को आपने थोड़ा बहुत सपोज्ड वैल्यूज के साथ भी चेक करना होता है ताकि जो गिवन इक्वेशन उसने दी हुई है उसको भी वो सेटिस्फाई करे और फिर ऑप्शंस की तरफ मूव करना होता है। तो राइट आंसर इज चार्ली। इसी के लिहाज से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 26, 27, 30 से 34 ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। आगे मूव करते हैं। वो कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसको सिंपल सॉल्व करना है, उसके आगे से दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो दो रूट्स अगर फाइंड आउट करने हैं, उसने कहा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताएं, जो कि पहले में 1 में 1 दी हुई है, 2 में -1 दी हुई है और 3 में -2 दी हुई है। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कौन से इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं इसको बैक सॉल्व टेक्निक से। ये जो 1 2 3 दिए हुए हैं, हम इसके अंदर बारी बारी प्लेस करके जो इक्वालिटी को फुलफिल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे, वही हमारे पास क्या होंगे, उसके रूट्स कंसिडर होंगे। हम ये भी कर सकते थे कि हम इसको सिंपली सॉल्व कर लें और वहां से दो रूट्स फाइंड आउट कर लें स्ट्रेट अवे। तो अगर हम 1 को पुट करते हैं, पहला जो है हमारे पास, उसको हमने पुट किया तो विच इज 1, और 1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 विच इज 4 हो जाएगा, और प्लस 2 6, और 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला हमारे पास रॉन्ग है। दूसरा -1 अगर हम पुट करते हैं दूसरी स्टेटमेंट का, विच इज -1, अब हम -1 पुट करने जा रहे हैं, -1 से हमारे पास x स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और -3 हो जाएगा, और फिर आगे +2 पड़ा हुआ है, तो +2 और 1 करेंगे तो ये आपके पास 0 ही आएगा, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 मेरे पास एक आंसर है, यानी -1 एक रूट है इसका। और फिर थर्ड में अगर आप देखें तो थर्ड में क्या है, -2 है, तो -2 अगर आप पुट करते हैं x स्क्वायर के अंदर तो वो आपके पास 4 हो जाएगा, और +3 इंटू -2 विच इज -6, और +2 करेंगे तो 4 + 2 6 -6, वो भी 0 होगा। तो ये भी उसने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो राइट आंसर इस लिहाज से मेरे पास -1 और -2 दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो ये दोनों ही रूट्स होंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं वाया क्वाड्रेटिक फार्मूला या वाया फैक्टराइजेशन, तब भी आपके पास यही दोनों आंसर आएंगे, -1 एंड -2। तो राइट आंसर वुड बी सेकेंड एंड थर्ड ओनली। और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी के लिहाज से 42 से 44 तक क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रैक्टिस आप लाजमी कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। उन्हीं से रिलेटेड कुछ मजीद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ऑफ योर बुक, x + 4 × x - 5 = 10 देन x इज। अब हमने x की वैल्यूज बतानी हैं, तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जब कभी भी दो फैक्टर्स आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और वो इक्वल टू 0 होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और द सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो वो जो है आपके पास इक्वालिटी की दूसरी साइड पे वो लाजमी 0 होना चाहिए। आप इसको हरगिज ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि हम x + 4 = 10 कंसिडर कर लें, एक फैक्टर इक्वल टू 10 है और दूसरा आइदर और x - 5 = 10 हो जाए। दिस वुड बी अ रॉन्ग प्रोसीजर और रॉन्ग मेथड, अनलेस और अनटिल आपके पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट वो a और b अगर मैं उनको कंसिडर करूं वो इक्वल टू 0 होने चाहिए, तो तब हम करेंगे आइदर a = 0 और b = 0। तो हम इसको किस तरीके से स्टूडेंट्स फिर सॉल्व करेंगे, हम इसको उसी तरीके से x + 4 है और x - 5 है और = 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x²
-5x प्लस 4x और -20 इक्वल टू 10। अब इस 10 को इनकॉर्पोरेट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जो कि क्या बन जाएगी, x² बन जाएगी, और -5x और प्लस 4x करेंगे तो ये -x हो जाएगा, -20 और ये -30 हो जाएगा, अल्टीमेटली इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, चाहे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें, या आपके पास आंसर्स मौजूद हैं 6, -5, 7 और बोथ A एंड B, तो आप लोगों को ये सारे ही चेक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फा ऑप्शन में जो कि क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, वो चेक करता हूं, जो कि 6 का स्क्वायर 36 -6 -30 तो इक्वल टू 0 बन रहा है। 36 -6 करूंगा तो वो 30 हो जाएगा, 30 -30 यस डेफिनेटली इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि अल्फा में आंसर है जो कि 6, लेकिन बोथ है हमारे पास डेल्टा के अंदर मौजूद, तो मुझे बीटा भी चेक करना पड़ेगा। तो बीटा को अगर चेक करते हैं विच इज -5, तो -5 अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो 25 हो जाएगा, और माइनस +5 हो जाएगा, और -30 हो जाएगा। तो 25 + 5 30 -30 करेंगे, देन अगेन 0, तो बीटा भी राइट आंसर है। 7 को अगर फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी चेक करना चाहते हैं तो कर लें। 7 का स्क्वायर 49 और -7 करेंगे और -30 करेंगे, तो 49 -7 किया तो ये विच इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आपके पास 0 बन रहा है और वो 0 कभी भी नहीं बनाएगा। तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या बनना चाहिए, बोथ A एंड B। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, हमने इसको बैक सॉल्व टेक्निक से सॉल्व किया और वो हमारे पास जल्दी से सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 46, 49 से 54 इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे या फिर लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे, वो लाजमी आप अपने एंड पे सॉल्व कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है ऑफ योर बुक, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक ऑफ दिस चैप्टर। इफ x और साथ में ये स्टार y है इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर -x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन √5 स्टार √5 इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स NTS में देखे गए हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये स्टार जो है ये कोई भी ऑपरेटर है कि x और y इस ऑपरेटर के तहत किस तरीके से मिल सकते हैं, कि वो उसने आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, x प्लस वाई होल स्क्वायर -x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखता हूं y इक्वल टू x प्लस 5y का होल स्क्वायर और -x माइनस y का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर x की जगह पुट कर दिया जाए √5 और यही वही ऑपरेटर हो, और फिर y की जगह √5 पुट कर दिया जाए, तो यहां पे भी x और y की जगह √5 आ जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर -√5 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास पॉजिटिव दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट साइन है, इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या बनता है स्टूडेंट्स, 2√5 हो जाएगा। तो 2√5 का होल स्क्वायर भी करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये √5 स्क्वायर से जब निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, इस लिहाज से 20 बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन से आपने नहीं घबराना, बल्कि उसके अंदर सिंपली जो भी वो वैल्यूज कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज प्लेस करनी है और राइट आंसर निकालना है। तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर क्या बनता है, ईटा 20। अगर आपके पास किसी भी टेस्ट के अंदर अगर ईटा चॉइस मौजूद है उनके MCQs के अंदर, तो आपने ईटा आंसर को भी कंसिडर करना है और वो भी राइट आंसर हो सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 56, 57, 59, 62, 63 एंड 64 रिस्पेक्टिवली आपके पास क्वेश्चंस हैं, मेंशन कर लें अपनी बुक के ऊपर, जो कि इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के ऊपर बेस करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं स्टूडेंट्स, आप उनको अटैम्प्ट करने जाएंगे और वो आपसे ईजिली अटैम्प्ट हो भी जाएंगे।